हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक देख लेते हैं कि एटॉम क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, एटॉमिक मॉडल कौन कौन से हैं। एक बार बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परमाणु क्या है। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक चॉक है। ठीक है, और यदि मैं बोलूं कि इस चॉक को सबसे छोटे टुकड़े में तोड़िए, तो इसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या हो जाएगा? इसका परमाणु। ये जो चॉक है ये किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। मिलियन बिलियन परमाणु से मिलकर ये चॉक बना है। ये जो चॉक है ये क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, और ये बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है। तो यदि मैं बोलूं कि इसको सबसे छोटे टुकड़े में तोड़िए, तो इसका सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा हो जाएगा? इसका परमाणु। ठीक है, तो इसका जो एकदम मिहीन और बारीक सा कण जो आप तोड़ोगे, ये मान लीजिए कि इसका मिहीन कण है। तो ये जो कण है और इस चौक में जो कण है, जो परमाणु है, उसका रासायनिक गुण कैसा होगा? सेम होगा। रासायनिक गुण कैसा होगा? सेम होगा। और ये जो हम तोड़ के इसको अलग किए हैं, एक मिहीन कण जो पाउडर के जैसे चौक का पाउडर नहीं होता है, वैसा सा आपके हाथ में आएगा। वो सबसे छोटा और सबसे बारीक कण होगा। वो जो परमाणु है और इस चौक में उपस्थित जो परमाणु है, उसका रासायनिक गुण कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। ठीक है, हर पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। ठीक बात है। ये जो चौक है, चौक क्या है? एक पदार्थ है और ये बहुत सारे परमाणुओं से बना हुआ है। अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कपड़ा। कपड़ा क्या है? एक पदार्थ है जो बहुत सारे धागों से मिलकर बना है। और धागा किससे बना हुआ है? छोटे छोटे परमाणुओं से धागा बना हुआ है। ठीक है, परमाणु के मुख्य कण 3 होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के भी 3 मुख्य कण होते हैं। ये मान लीजिए परमाणु है, तो इसके 3 मुख्य कण हैं, इसमें भी है। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई और ऊपर ऐसे माइनस का चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये प्रतीक चिन्ह है। इसमें माइनस चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश होती है, इसीलिए ऋण का चिन्ह लगाते हैं। प्रोटॉन को P और ऊपर प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह है P और ऊपर में प्लस का चिन्ह। और इसमें प्लस का चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये धनावेश होता है। इसमें प्रोटॉन में धनावेशित कण होते हैं। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन को स्मॉल n और ऊपर ऐसे 0 लिखा जाता है क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं होता। ना तो ये धनावेशित होती है और ना ही ये ऋणावेशित होती है। इसमें कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? n और ऊपर 0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन में जो आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो होता है वो निरावेश होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है, इसीलिए यहाँ पे कूलम लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। ठीक है, अब द्रव्यमान की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67
इंटू 10⁻27 kg। तो देखो न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन को खोजा था गोल्डस्टीन 1886 में। और न्यूट्रॉन को खोजा था जेम्स चाडविक ने 1932 में। तो ये वैज्ञानिक का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परमाणु संख्या का। परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी तत्व के एक परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन जो है वो कैसा होता है? धनावेशी होता है। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या जो है वही क्या होता है? परमाणु संख्या। यदि परमाणु तटस्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितना होता है? 11। और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होते हैं? 11। ठीक है, और यदि वही बात करें हीलियम की तो हीलियम का परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या होती है 2 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है 2। तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या और Z यानी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं यदि परमाणु तटस्थ है तो। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या का। द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। मतलब प्रोटॉन P प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, A बराबर Z प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। Z मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे इसको Z भी लिख सकते हैं और यहाँ पे P प्लस N भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 और इसका न्यूट्रॉन होता है 12। ठीक है, तो 11 और 12 इसका A आ जाएगा कितना, यानी द्रव्यमान संख्या कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 12। अब बात कर लेते हैं समस्थानिक, समभारक और समन्यूट्रॉनिक की। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप और समभारक मतलब आइसोबार्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? जिसमें Z समान और N भिन्न होता है। उदाहरण H, H1, H2 और H3। इसमें Z यानी प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी? भिन्न होगी। ठीक है, आइसोबार्स यानी समभारक क्या होता है? आइसोबार्स में A समान होता है और Z भिन्न, यानी प्रोटॉन की संख्या अलग होती है, अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम होती है। जैसे आर्गन का परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कैसा होगा? सेम, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी? भिन्न होगी। लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब A, यानी A को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसी होगी? सेम होगी, और Z क्या होगा? भिन्न होगा, यानी प्रोटॉन कैसा होगा? भिन्न होगा। जैसे आर्गन का परमाणु द्रव्यमान संख्या है 40 और कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है? 40, जबकि आर्गन का जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 18 और कैल्शियम का कितना है? 20। और आइसोटॉन्स वो होते हैं जिनका N समान, यानी
न्यूट्रॉन समान होता है और जेड कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का 15। अब बात कर लेते हैं परमाणु के प्रमुख मॉडल। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला मॉडल जो है थॉमसन मॉडल है और इसको तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि परमाणु एक गोलाकार गोला है जो धनात्मक आवेश से भरा है और उसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है वो गुथे हुए हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि एक तरबूज है, ठीक है, और इसमें जो है धनात्मक आवेश भरा हुआ है। तो ये जो तरबूज का जो हम लोग खाते हैं, इसको क्या बोल रहा है, ये धनात्मक आवेश बोल रहा है। और उसमें जो ऋण आवेश है वो बीज जो है वो क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है। ये थॉमसन ने बताया था। ये तरबूज मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने। क्या बोला, जिस तरबूज के जिस हिस्से को हम खाते हैं उसको उन्होंने धनात्मक आवेश बोला था और जो बीज जो है उसका, तरबूज का जो बीज है उसको इन्होंने ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गुथे हुए कहा था, ठीक है। लेकिन इसकी कमी क्या है, परमाणु की स्थिरता और संरचना नहीं समझा सका, ठीक है। जो थॉमसन मॉडल है उसने क्या बोला कि परमाणु एक गोलाकार गोला है जो धनात्मक आवेश से भरा हुआ है और उसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गुथे हुए हैं, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी क्या है, परमाणु की स्थिरता और संरचना नहीं समझा सका, ठीक है। दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ठीक है। ये जो मॉडल है 1911 में दिया गया था, ठीक है। स्वर्ण प्रयोग द्वारा इसका निष्कर्ष निकाला गया था। परमाणु का केंद्र नाभिक धनात्मक आवेशित होता है। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि परमाणु का जो केंद्र होता है नाभिक धनात्मक आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने। इसकी कमी क्या है, इलेक्ट्रॉन के गिरने की समस्या, स्थायित्व नहीं समझा सका। इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व को रदरफोर्ड ने नहीं समझा सका था, ये इनकी कमी का कारण है, ठीक है। और तीसरा मॉडल है नील्स बोहर का मॉडल जो 1913 में दिया गया था। नील्स बोहर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों यानी कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा को n द्वारा दर्शाया जाता है। n जैसे ये न्यूट्रॉन है और ये कक्षक है, ठीक है। ये नील्स बोहर ने कहा था। ऊर्जा स्तर इसमें निश्चित होता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊंचे स्तर से नीचे आता है तो फोटॉन यानी h म्यू उत्सर्जित होता है, ठीक है। ये नील्स बोहर के मॉडल का कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो आपको याद रखना है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बोहर की त्रिज्या का। तो पहले बोहर ने क्या बोला, पहली कक्षा n बराबर 1 का जो त्रिज्या होता है, R1 बराबर जो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से स्पेक्ट्रल रेखाएं बनती है। यदि आप इसके थ्योरी को कंप्लीट किए होंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि कुछ ऐसी लाइनिंग बनती है, ठीक है, ऊर्जा स्तर बनती है जो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड नाम दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके का लाइनिंग बनती है, ठीक है। तो लाइमन जो N2 जो है वो पैराबैंगनी होती है। बाल्मर जो दूसरा होता है वो दृश्य यानी विजिबल होता है। पास्चन जो है तीसरा अवरक्त होता है और ब्रैकेट चौथा जो होता है वो अवरक्त होता है और फंड जो है पांचवा अवरक्त होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये 5 लाइन आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं डी ब्रॉगली परिकल्पना क्या है। हर गतिमान कण का एक तरंगदैर्ध्य होता है और उसका फॉर्मूला है म्यू बराबर h/m/v, ठीक है। ये डी ब्रॉगली समीकरण है, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के काम आएगा, ठीक है। 10वां है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति x
और संवेग p को एक साथ सटीक रूप से नहीं जाना जा सकता। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति x और संवेग p को एक साथ सटीक रूप से नहीं जाना जा सकता। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल x इंटू डेल p, इससे या तो छोटा होगा या तो बराबर, मतलब डेल p से छोटा या डेल p से बराबर होगा h बाई 4 पाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं मुख्यतः कौन कौन सी होती हैं? पहला तो मुख्य, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, दूसरा होता है कोणीय, तीसरी होती है चुंबकीय और चौथी होती है स्पिन। मुख्य को n से, कोणीय को स्मॉल l से, चुंबकीय को m से और स्पिन को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य यानी n का अर्थ क्या होता है? कक्षा का आकार और ऊर्जा। कोणीय का अर्थ होता है उपकक्षा, जिसमें s p d f इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आपको यदि ध्यान आ रहा होगा तो अबाउट सिद्धांत के अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वहाँ आप पढ़ते हो s उपकक्षक, p उपकक्षक, d उपकक्षक, f उपकक्षक, है ना। और चुंबकीय होता है कक्षों की दिशा और स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का घूर्णन। ये क्या होती है? ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्याएं। और इसका मान क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल n का जो मान होता है 1 2 3 हो सकता है। कोणीय का मान जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसका अर्थ होता है कक्षों की दिशा, जो -l से +l की ओर होती है। और चौथा है स्पिन, जो इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन होता है, जो +1/2 से -1/2 होता है। स्पिन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए s कक्षक है। s कक्षक में एक कक्षक होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो स्पिन का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरे जाते हैं, ठीक है। तीर का दिशा एक दूसरे से अपोजिट। यदि आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर देते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास का। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में क्रमशः भरते हैं अफबाउ नियम से। आपने अफबाउ नियम पढ़ा होगा, जो क्रमशः इस तरह आपने ये पढ़ा होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अफबाउ नियम के अनुसार। और भरने का क्रम को n+l का नियम भी कहते हैं। ये जो अफबाउ नियम था, इसको n+l नियम से बनाया गया था। तो भरने का जो क्रम है उसको n+l का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरेंगे 1s 2s। एक्चुअली इसमें होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ऐसे 1s2 जो होता है, s में एक उपकक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस क्रम में। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 1s2 2s2, s में एक उपकक्षक होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसीलिए हम 1s2 2s2 और p में 3 कक्षक होता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसीलिए 2p6 और d में जो है 5 उपकक्षक होती है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसीलिए उसे d10 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाउली के अपवर्जन सिद्धांत की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत की। एक ही परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन समान 4 क्वांटम संख्याएं नहीं रख सकते। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन समान 4 क्वांटम संख्याएं नहीं रख सकते। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन के साथ, ठीक है। एक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। कितने?
2, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से अधिक नहीं भरा जा सकता। ये कौन बोल रहा है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। और क्या बोल रहा है कि एक ही परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो समान 4 क्वांटम संख्याएं, ये जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं, 2 इलेक्ट्रॉन समान 4 क्वांटम संख्याएं नहीं रख सकती। ये कौन बोल रहा है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट है हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है? समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन के साथ भरते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, पी कक्षक है, पी में 3 उपकक्षक होंगे। ठीक है, पी कक्षक में 3 उपकक्षक होंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। यदि आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर के फिर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सही क्रम है, ये सही है। लेकिन यदि आप मानो ऐसे भरते हो, ठीक है, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको आप ऐसे भर दिए तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको पहले 3 जो उपकक्षक है, 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं। उसके बाद यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन बचता है तो विपरीत स्पिन यानी विपरीत चक्र में आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। मान लीजिए कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक आपको यहाँ भरना है, ये सही है। ठीक है, भले ही 2 खाली रहे, ऐसा नहीं करना है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को लाके इसमें ऐड कर दे रहे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग का थ्योरी जो है थोड़ा सा रिवाइज तो हो ही गया होगा। आपने थ्योरी यदि कंप्लीट की होगी तो थोड़ा बहुत रिवाइज तो हो ही गया होगा, और एक आध 2 टॉपिक जो छूट रहा है उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन डी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। यह संख्या तत्व की पहचान करती है और तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रत्येक तत्व की एक अनोखी परमाणु संख्या होती है जो उसकी रासायनिक विशेषताओं को निर्धारित करती है। यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितना होता है? 1। अब बात करें यदि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ऑप्शन सी केवल न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन डी केवल प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को दर्शाती है। इसे द्रव्यमान संख्या को और किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और इसे क्या लिख सकते हैं? Z प्लस N। द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों को पहचानने में मदद करती है जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ठीक है, परमाणु संख्या दिया हुआ है। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11, और द्रव्यमान संख्या कितना है? 23।
और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या n की संख्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे p या z ले सकते हैं। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर z प्लस n। ठीक है, तो ये दिया हुआ है और z भी दिया हुआ है और n ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a का मान रखे 23 बराबर z का मान कितना हो जाएगा 11 प्लस n। तो इस 11 को इधर लेके आते हैं, 23, ये 11 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 11 बराबर इधर बचा क्या n। तो n का मान आ जाएगा कितना 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। ये आपको समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी चैडविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने 1897 में कैथोड किरण पर किए गए प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज की और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। रदरफोर्ड के स्वर्णपन्नी प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला? ऑप्शन ए परमाणु अविभाज्य है, ऑप्शन बी पूरा परमाणु धनात्मक आवेशित है, ऑप्शन सी परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त है और केंद्र में नाभिक होता है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त है और केंद्र में नाभिक होता है। ठीक है, रदरफोर्ड के स्वर्णपन्नी के प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकले, जिसमें पहला है परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो रिक्त होता है। अधिकांश भाग अल्फा कण स्वर्णपन्नी से बिना किसी विक्षेप से सीधे गुजर गए। मतलब जब रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण का पन्नी लिया, ठीक है, और उसमें जब उन्होंने प्रकाश या लाइट बोल सकते हो, जब उनको क्रॉस करवाया ना, ऐसे नॉर्मल लाइट नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब लाइट को क्रॉस करवाया ना, तो कुछ विकिरण ऐसे सीधे निकल जा रहे थे, कुछ विकिरण, और कुछ विकिरण जो है टकरा के वापस आ जा रही थी। तो इससे इन्होंने रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है ना वो रिक्त होता है। जो ये विकिरण जो आगे निकल जा रही थी, तो उनका मानना ये था कि ये जो है ये रिक्त है, तभी विकिरण जो है आगे निकल जा रही है। ठीक है, और परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में कुछ अल्फा कण जो विक्षेपित हुए हैं, जो पीछे मुड़ गए हैं ना, उनको उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो है धनावेश है, क्योंकि उन्होंने जो विकिरण डाला था वो कैसा था, ऋण आवेश डाला था। ठीक है, उन्होंने क्या डाला था, यहाँ से ऋण आवेश डाला था। ठीक है, तो वो जो विक्षेपित हुआ, तो उनका मानना ये है कि परमाणु का केंद्र जो है, केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो रदरफोर्ड ने और एक पॉइंट उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो परिक्रमा होती है वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, जैसे कि सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी मिल्किन, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी बोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैडविक ने। चैडविक का पूरा नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से न्यूट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाया और इसके लिए उन्हें 1935 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
यह एक मूलभूत आवेश है और इसे ई, स्मॉल ई से निरूपित किया जाता है। स्मॉल ई का मान ये होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻−19 kg, ऑप्शन बी 9.1 × 10⁻−31 kg, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻−24 kg, ऑप्शन डी 9.1 × 10⁻28 kg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.1 × 10⁻31 kg। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं? ऑप्शन ए दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन सी स्थिर वृत्ताकार, ऑप्शन डी परवलयाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर वृत्ताकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करते हैं? ऑप्शन ए जब वे निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर जाएं, ऑप्शन बी जब वे ऊंचे स्तर से निचले स्तर पर आए, ऑप्शन सी जब वे समान स्तर पर रहें, ऑप्शन डी जब वे नाभिक के अंदर जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब वे ऊंचे स्तर से निचले स्तर पर आए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। कोणीय क्वांटम संख्या स्मॉल l 2 किस उपखंड को दर्शाती है? ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी एफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी उपखंड को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 3p उपखंड में कितने कक्ष ऑर्बिटल्स होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। पी उपखंड में 3 कक्षक होते हैं और टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। अफबाउ सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले कक्षों में भरते हैं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले कक्ष में पहले भरते हैं, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में भरे जा सकते हैं, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन केवल डी कक्षों में जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले कक्ष में पहले भरते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। पाउली अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बोहर, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी पाउली, ऑप्शन डी डी ब्रॉगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाउली ने, और पाउली का पूरा नाम है वॉल्फगैंग पाउली, और इन्होंने अपवर्जन सिद्धांत 1925 में दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। हुंड का अधिकतम गुणक नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन
सबसे कम ऊर्जा वाले कक्ष में जाते हैं? ऑप्शन बी, समान ऊर्जा वाले कक्षों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन के साथ भरते हैं। ऑप्शन सी, विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन जोड़े में पहले आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान ऊर्जा वाले कक्षों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन के साथ भरते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए पी कक्षक है और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन हर कक्ष में, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन के साथ भरते हैं, ये सेम है। अब एक इलेक्ट्रॉन अपने पास बचा हुआ है, वो यहाँ ऐड हो जाएगा ऐसे। फिर मान लीजिए कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता। यदि 6 इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, ये कक्षक पूर्णतः भर जाता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। 2p कक्षा की आकृति कैसी होती है? p कक्षा की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए, गोलाकार। ऑप्शन बी, डम्बल बेल। ऑप्शन सी, बेलनाकार। ऑप्शन डी, चपटी। गोलाकार जो होता है वो एस कक्षक का होता है। पी कक्षक का जो शेप होता है वो डम्बल बेल, डम्बल आकार की होती है। ठीक है, इस आकार का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। किसी तत्व की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन संरचना 281 है, यह कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए, सोडियम। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी, पोटेशियम। यहाँ पे आपको अष्टक नियम का ध्यान रखना है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। 11 सोडियम का कुल इलेक्ट्रॉन 11 सोडियम का होता है और अष्टक नियम से 2, 8 और 1 धरे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। नाभिकीय आवेश किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन ए, 1 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन बी, 0.529 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन सी, 2 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन डी, 1.52 एंगस्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.529 एंगस्ट्रॉन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है? ऑप्शन ए, लैम्डा बराबर mv/h। ऑप्शन बी, लैम्डा बराबर h/mv। ऑप्शन सी, लैम्डा बराबर h/pv। ऑप्शन डी, लैम्डा बराबर hv/m। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैम्डा बराबर h/mv। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का रूप क्या है? ऑप्शन ए, इसमें भी सिद्धांत का समीकरण पूछा है। ऑप्शन ए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर 0। ऑप्शन बी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? h/4 पाई के। ऑप्शन सी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है बड़ा होगा छोटा होगा किससे? h से, या तो बराबर होगा 2 पाई से। ऑप्शन डी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके बराबर होगा? h के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा पी या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, h/4 के। ये जो तीर का निशान होता है जिसके तरफ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। तो ये जो तीर का निशान होता है, ये तीर के निशान का मुंह जिसके तरफ होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा पी बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, h/4 के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा कितनी है? ऑप्शन ए 3.4 eV, ऑप्शन बी 6.8 eV, ऑप्शन सी 13.6 eV, ऑप्शन डी 27.2 eV। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13.6 eV। ये eV जो है हाइड्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा, ये ऊर्जा का इकाई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। जब इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे आता है तो क्या उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी फोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटॉन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। 3D कक्षा भरने से पहले 4s कक्षा क्यों भरती है? ऑप्शन ए क्योंकि 4s की ऊर्जा कम होती है, ऑप्शन बी क्योंकि 3D पहले भरता है, ऑप्शन सी क्योंकि दोनों समान ऊर्जा के हैं, ऑप्शन डी क्योंकि n+l नियम लागू नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि 4s की ऊर्जा कम होती है और n+l नियम लगता है इसलिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। स्पिन क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0 या 1, ऑप्शन बी +-1, ऑप्शन सी +-1/2 या ऑप्शन डी केवल +1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +-1/2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना 3d5 और 4s1 किस तत्व की है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d5 और 4s1 है और आगे का सेम रहता है, ये पीछे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट का 2 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? ऑप्शन ए आर्गन 3d10 4s2, ऑप्शन बी आर्गन के, ये आर्गन इसलिए दिया रहता है कि आर्गन के जैसे सारा सेम होता है, लास्ट का ये चेंज होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है आर्गन 3d8 4s2, ऑप्शन सी आर्गन 3d5 4s2, ऑप्शन डी आर्गन 3d10 4p2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की लाइमन श्रृंखला किस क्षेत्र में होती हैं? ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी पराबैंगनी, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
बाल्मर श्रृंखला किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी औरक, ऑप्शन सी पराबैंगनी, ऑप्शन डी रेडियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। पाषाण श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी औरक्त, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी गामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरक्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल क्यों हुआ? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व नहीं समझा सका, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन नहीं बताए, ऑप्शन सी प्रोटॉन नहीं बताए, ऑप्शन डी द्रव्यमान नहीं समझाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व नहीं समझा सका, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। बोहर का मॉडल किन परमाणुओं पर लागू होता है? ऑप्शन ए सभी पर, ऑप्शन बी केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं पर, ऑप्शन सी केवल भारी परमाणुओं पर, ऑप्शन डी सभी आयनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोहर मॉडल केवल हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं पर लागू होता है। तो आज की क्लास को यही तक रखते, आशा करते कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।